हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो अपलोड की हुई है, तो अगर आपने बाकी की वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था, तो आप वो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो है हमारी भारतीय संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पर जो है आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारे सामने। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए, जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भारतीय सलाहकार मतलब संवैधानिक सलाह देने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका आपको नाम बताना है। तो वो थे आपके BN राव। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे BN राव। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? आप जैसे कि जानते हैं कि आपातकाल, इसकी घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। उस समय आपके पास जो अधिकार हैं वो सारे छीन जाते हैं। जिस समय आपातकाल लगता है उस समय आपके पास जितने भी अधिकार हैं वो सारे छीन लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा अधिकार है जो आपसे नहीं छीना जा सकता? तो वो है आपसे जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे उस समय नहीं छीना जा सकता है जिस समय आपातकाल की स्थिति होती है। बाकी सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, लेकिन जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी बचाव के लिए, है ना, एक वकील करना चाहता है तो वो व्यक्ति वकील कर सकता है। भारत के संविधान में ऐसी प्रावधान किया गया है, ऐसा आपको एक संविधान आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसे अपनी पसंद का वकील करने की संवैधानिक अधिकार है। मतलब संविधान नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जज भी जो होता है, जो जज जो कार्रवाई करता है, वो भी एक समय जो है पूछता है आपसे कि आप आपके पक्ष में कुछ बोलना चाहते हैं क्या, आपके साइड से कोई वकील आया है क्या? मतलब वो एक तरीके का आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो अधिकार है उसका आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो याद रखना, यदि कोई अभियुक्ता अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि उसे अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसके तहत संघ मतलब देश की बात हो रही है ना, देश की भाषा हिंदी है। देखो, राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, संघ की भाषा हिंदी है ना। तो संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है। तो ये चीज़ याद रखना, ये किस आर्टिकल के तहत है? तो अनुच्छेद 343 के तहत है। 343 के तहत संघ की भाषा को हिंदी और लिपि को देवनागरी बनाया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आपके पास 368 है, आप अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल कीजिए, और संसद के पास ये अधिकार है कि अगर संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कहने का मतलब ये है कि आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप बदल नहीं सकते। इसको बोलते हैं आधारभूत ढांचा। जैसे कि एग्ज़ाम का फॉर्म भरने आप जब जाते हैं तो वो फॉर्म भरना कहलाता है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, है ना, फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। तो उसी पूरा फॉर्म चेंज नहीं किया जा सकता है, फिर उसको अलग ही करना पड़ेगा आपको। आप केवल फॉर्म में संशोधन कर सकते हो। उसी तरीके से आधारभूत ढांचे को, जो संविधान का पूरा ढांचा है, आप पूरा ढांचा नहीं बदल सकते, आप उसमें केवल संशोधन कर सकते हो। लेकिन ऐसी बात
सर्वोच्च न्यायालय ने कब कही? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने तब कही थी जब केशवानंद भारतीय का मामला सामने आया था। 1973 की बात है। उस समय केशवानंद भारतीय मामला सामने आया था कोर्ट के सामने, और जब कोर्ट ने उनके जब ये कार्रवाई चल रही थी और कोर्ट के सामने जब ये केस आया था, उस समय कोर्ट ने जो है ये दलील दी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने दलील दी थी कि भाई आप संविधान में परिवर्तन कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप संविधान का पूरा ढांचा नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा जो है बात कही गई थी। ये बात कब कही गई थी? तो ये केशवानंद भारती के मामले में की गई थी और 1973 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? आप जैसे कि जानते हैं भारत को कई नाम से जानते हैं, आप भारत कहते हैं, आप इंडिया कहते हैं, आप हिंदुस्तान कहते हैं। तो संविधान में किन किन शब्दों के बारे में बात की गई है? यह संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है? यह संविधान में भारत के किस नाम का उल्लेख किया गया है? तो दो शब्दों को, दो नाम याद रखना है, एक भारत और एक इंडिया। हिंदुस्तान शब्द की बात संविधान में नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत और इंडिया दो शब्दों की बात जो है संविधान में की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? तो एक भारत है और एक इंडिया है। ठीक है, किसकी बात हो रही? प्रस्तावना की। हाँ, एक चीज़ याद रखना, आप जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने के पहले प्रस्तावना जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रस्तावना से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो भारत की प्रस्तावना क्या है वो आपको पूरी पता होनी चाहिए, तो एक बार आप प्रस्तावना जरूर पढ़ लें। तो भारत और इंडिया, इन दो शब्दों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? आप भी जानते हैं कि किसी भी एक राज्य में राष्ट्रपति अगर चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है तो उसकी अनुशंसा कौन करेगा? पहले राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से कहेगा कि हमारे राज्य में ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है, आप हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाइए। तब जाके राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में लगा था। जैसे हम एमपी की बात करें तो एमपी में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, उसी तरीके से सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो वो पंजाब में लगा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? देखिए, संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? तो संविधान सभा का गठन संविधान बनाने के लिए किया गया था, लेकिन उस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे और वो सदस्य कौन कौन से होंगे, इसका निर्णय लेने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मताधिकार किया जाना चाहिए, मतलब मत मिलना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। और वोटिंग कैसी होनी चाहिए? वयस्क मताधिकार, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं 18 वर्ष के बाद जो वयस्क हो गए वो क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे, है ना। और उसके बाद हम संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे, फिर संविधान सभा बनेगी। लेकिन ये बात किसने कही थी कि भाई मताधिकार कीजिए, वयस्क मताधिकार कीजिए और संविधान सभा को बनाइए? तो ऐसी बात किसके द्वारा की गई थी? तो ऐसी बात जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी कि भाई हम वयस्क मताधिकार करते हैं, संविधान सभा बनाते हैं और फिर हम संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई थी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? पूछ लिया जाता है कई बार कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो याद रखना, उस समय लेबर पार्टी की सरकार हुआ करती थी। ब्रिटेन की बात हो रही है, क्योंकि भारत स्वतंत्र होगा ऐसा एक विधेयक ब्रिटेन के संसद में भी पेश हुआ था। तो याद रखना, उस समय जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी हुआ करती थी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे कैलीमेट एटली। कौन थे उस समय के प्रधानमंत्री? कैलीमेट एटली। तो कैलीमेट एटली की बात करें, ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और ये लेबर पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। कब की बात हो रही है? जब भारत स्वतंत्र हुआ तब की बात हो रही है। तो ये प्रश्न याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है?
कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश में किसी भी प्रकार की आंतरिक अशांति होती है तो इसके आधार पर क्या राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो पहले ऐसा पावर थी, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे देश में आंतरिक अशांति फैल जाती है, लेकिन क्या इस बेस पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है एक बार, उसका गलत इस्तेमाल किया गया था, इसलिए संविधान संशोधन द्वारा उसको चेंज कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो इन्होंने आंतरिक अशांति का इस्तेमाल करके मतलब ऐसी घोषणा की थी कि देश में आंतरिक अशांति फैल रही है और हम देश में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। इनके द्वारा इस शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया था। उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत पड़े, तो इसीलिए आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया है। अब वहाँ पर रखा गया है सशस्त्र विद्रोह। मतलब अगर देश में सशस्त्र विद्रोह होता है, आंतरिक अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होता है कि लोग आपस में एक दूसरे को मारने लग जाएं, काटने लग जाएं, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगेगा। आंतरिक अशांति तो नॉर्मल भी होती है, जैसे कि मान लीजिए हम सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आंतरिक अशांति। तो क्या उस बेस पे आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अब आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है और वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह लगाया है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? देखिए, नॉर्मली भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, है ना, राज्यपाल, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष, है ना, एमपीपीएससी के अध्यक्ष, तो इनको क्या मिलती है? वेतन मिलती है। अब इनको ये वेतन कहाँ से मिलता है? तो इनको ये वेतन मिलता है हमारे देश के भारत की संचित निधि से। आप अगर देखेंगे तो आप कई तरीके के टैक्स देते हैं और कई तरीके की जो है सरकार के पास इनकम आती है। उस इनकम को वो दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं आकस्मिक निधि और एक को बोलते हैं संचित निधि, है ना। आकस्मिक निधि का इस्तेमाल तो योजना वगैरह, सड़क, पुल, इन सब कोई किसी भी प्रकार की सरकार की जो कई प्रकार की वैकेंसी वगैरह या योजना वगैरह होती हैं उसमें लगाया जाता है आकस्मिक निधि को। लेकिन जो संचित निधि होती है, संचित निधि का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको वेतन देने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं उनको वेतन कहाँ से मिलेगा? भारत की संचित निधि से मिलेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? यहाँ कौन से विधेयक की बात हो रही है? सरकारी विधेयक की बात हो रही है, नॉर्मल विधेयक की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए तो संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सरकारी विधेयक है तो वही प्रस्तुत करेगा जो मंत्रिपरिषद में है, मतलब जिसकी सरकार है। तो सरकारी विधेयक को केवल मंत्रिपरिषद का कोई एक सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि कोई भी सरकारी विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता। सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए उसको मंत्रिपरिषद का सदस्य होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? मतलब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कहाँ की गई है? संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये प्रस्तावना में की गई है, ठीक है। कि आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आपको क्या दिया जाएगा? न्याय दिया जाएगा। इसकी बात प्रस्तावना में की गई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रस्तावना एक बार आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, भारत में वित्तीय संकट की उद्घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? जैसे कि आप पता है कि राष्ट्रपति जी ही घोषणा करते हैं। अगर हमारे देश में पैसों से रिलेटेड कोई भी आपातकाल आती है, कोई भी स्थिति बनती है, तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं वो इसकी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आज तक हमारे देश में इसकी घोषणा नहीं हुई है, मतलब अभी तक एक बार भी आपातकाल की घोषणा, वो भी कौन सी आपातकाल? वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास,
मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है, मतलब मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है, मंत्रिपरिषद पूरा टोटल वो संसद या फिर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पूरा मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, मतलब जो सरकार होती है ना वो किसके लिए जवाबदेही होती है, तो वो संसद के लिए होती है। उसी तरीके से जो राज्य की सरकार होती है ना, राज्य की सरकार, तो राज्य की सरकार जो है वो विधानसभा के लिए उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर संसद में या विधानसभा में कोई अन्य सदस्य, मतलब जो सरकार में ना हो, वो अगर सरकार से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करता है तो सरकार में जो मंत्रिपरिषद है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्वेश्चन का आंसर वो दें, तो जवाबदेही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, तो उनको शपथ कौन ग्रहण कराता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पद के तौर पर उनको शपथ ग्रहण कराने का काम किसका है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझिए इस चीज़ को कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होती है, ये सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, लोकसभा के सदस्य को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। जिस समय लोकसभा में जब सारे सदस्य उपस्थित होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। उसमें ही अगर आप देखोगे उन सारे सदस्यों में से एक क्या चुन लिया जाता है, एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, तो फिर उनको दूसरी बार शपथ दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि कोई नहीं, इनको कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। क्यों, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है, जो प्रोटेम स्पीकर जिसको हम कहते हैं। तो जब लोकसभा के सारे सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देता है और फिर उन सारे सदस्यों में से ही एक क्या चुना जाता है, एक अध्यक्ष चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, तो फिर उसको दूसरी बार शपथ दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने समय सीमा के अंतर उन्हें विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके पास विधेयक पहुंचता है, अब विधेयक को कितने दिनों के बाद रिटर्न पहुंचाना है या विधेयक पर कब साइन करना है, ये संपूर्ण निर्णय किसके ऊपर होता है, राष्ट्रपति जी के ऊपर होता है। उनके पास कोई समय सीमा नहीं होती है कि आपको 2 दिन में इस विधेयक पर सिग्नेचर करना जरूरी है या आवश्यक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, वो चाहें तो अपने पास विधेयक को अधिक समय तक रख सकते हो और फिर साइन करके रिटर्न दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ऐसी कंडीशन कई बार हो जाती है जब लोकसभा में, मतलब जब जो है किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, मतलब वो सरकार बनाने के लिए उनको जितने दल की ज़रूरत होती है, जितने वोट की आवश्यकता होती है, उतने वोट दोनों ही पक्ष को नहीं मिलते, ठीक है, सरकार बनाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आप किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो उसके लिए राष्ट्रपति जी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं कि कौन आगे चल के बहुमत प्राप्त कर सकता है, उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत को जुटा सके, आगे चल के बहुमत प्राप्त कर सके। अभी उसके पास बहुमत नहीं है लेकिन वो व्यक्ति आगे चल के बहुमत प्राप्त कर सकता है, ऐसी सोच राष्ट्रपति जी अपने आधार पर जो है किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। आपको भी पता होगा कि हम अगर बात करें तो नागरिकता की बात हमारे संविधान में की गई है कि आप किस तरीके से भारत के नागरिक कहे जाएंगे और किस तरीके से आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, और कब आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ों की चर्चा संविधान में की गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक जगह आप देखोगे तो भारत
भारत की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, तो वो कहाँ की गई है? वो की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 में एक अधिनियम लाया गया था और वो था नागरिकता कानून अधिनियम, और इसमें विस्तार से अध्ययन किया गया है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने और भारत के नागरिक बने रहने और भारत की नागरिकता खोने, इन सारी बातों की चर्चा जो 1955 के नागरिकता कानून है इसमें की गई है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकते हैं? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति, जब तक कि एक नया राष्ट्रपति हमको नहीं मिल जाता। लेकिन ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय जी राष्ट्रपति की पद कब तक संभाल सकते हैं? तो वो संभाल सकते हैं अधिक से अधिक 6 माह तक। 6 माह के अंदर हमको दूसरे राष्ट्रपति को चुनना जरूरी हो जाएगा। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं लेकिन अधिक से अधिक 6 माह तक रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारी उच्च न्यायालय है ना, उसके पास कुछ अधिकार हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ तक हमारी उच्च न्यायालय काम कर सकती है। उच्च न्यायालय के पास कुछ पावर है कि हमारी उच्च न्यायालय किस किस पर अपना अधिकार जता सकती है, उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ पर अपना कानून दिखा सकती है, उच्च न्यायालय कौन कौन से किस किस क्षेत्र में कानून बना सकती है। तो उच्च न्यायालय को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। अब उच्च न्यायालय को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो शक्तियाँ कम करने का अधिकार और उनकी शक्तियों को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो वो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। संसद अगर चाहे तो उच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार है उनको कम भी कर सकती है, मतलब उसका संकुचन भी कर सकती है, और उनको बढ़ा भी सकती है, मतलब उनका विस्तार भी कर सकती है। तो ये अधिकार संसद के पास है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? एक नॉर्मल चुनाव जो आम चुनाव होते हैं उसमें जो प्रत्याशी होता है, जो चुनाव लड़ता है, वो कितने संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है? तो वो है अधिकतम 2 क्षेत्रों से संसदीय चुनाव लड़ सकता है ना, याद रखना, प्रत्याशी आम चुनाव लड़ सकता है अधिकतम 2 क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? मतलब उनको राष्ट्रपति बनने के पहले ही भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। आपको ऐसे व्यक्तियों के नाम बताना है जिनको भारत के राष्ट्रपति बनने के पूर्व ही भारत रत्न प्राप्त हो गया था। तो इसमें आपको 2 नाम याद रखना है, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, और एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखना, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन है और एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको भारत रत्न मिलने के पहले, इनमें इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति बनने के पूर्व भारत रत्न प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इन दोनों को ही भारत रत्न पहले मिला, बाद में ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी संसद जो है, जिसमें लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति जी आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम संसद बोलते हैं। तो हमारे देश की संसद के पास ये अधिकार है कि वो हमारे देश में नए राज्य बना सकती है, ठीक है, उनके नाम बदल सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनका नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, पुराने राज्यों को तोड़ सकती है। ये पूरा का पूरा अधिकार संसद के पास है और किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 3 के तहत है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में, लेकिन मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 1 नवंबर 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र अलग कर दिया गया और एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो ये किसने किया? ये संसद ने किया, क्योंकि संसद के पास अधिकार है।
ठीक है, उसके लिए विधेयक लाना पड़ता है। अगर वो विधेयक पास हो गया तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो नए राज्य बनाने का अधिकार, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को कम करने का अधिकार, सीमाओं को बढ़ाने का अधिकार, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संसद के कितने सत्र होते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीनों सत्र के नाम पूछे जाते हैं। 3 सत्र तो होते हैं, एक होता है बजट सत्र, एक होता है ग्रीष्मकालीन सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र होते हैं संसद के। डायरेक्टली पूछा जाता है संसद के कितने सत्र होते हैं, तो याद रखना 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्य की बात हो रही है। सबसे बड़ा वकील कहा जाता है, राज्य का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता कहलाता है। अच्छा, कानून अधिकारी भी कहा जाता है, इसको विधि अधिकारी भी कहा जाता है ना। विधि का मतलब कभी कभी कानून से होता है, तो याद रखना विधि अधिकारी, विधिक अधिकारी भी कहते हैं, विधिक अधिकारी। किसी राज्य का विधिक अधिकारी किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा महाधिवक्ता को कहा जाता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिस भी राज्य का महाधिवक्ता है या किसी भी राज्य के महाधिवक्ता को चुनना है तो कौन चुनेगा? उस राज्य के राज्यपाल चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जैसे कि आपको पता है कि केंद्र में भी न्यायाधीश होते हैं, है ना, उच्च न्यायालय में भी होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश होते हैं। उसी तरीके से जो जिले की न्यायालय होती है ना, उसमें भी तो न्यायाधीश होते हैं, जिले की, एक जिले की। तो जो जिले की न्यायालय होती है उसके अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन उनकी नियुक्ति जो राज्यपाल करते हैं ना, वो सिफारिश पर करते हैं। और किसकी सिफारिश पर? राज्य न्यायालय के परामर्श पर। जो राज्य न्यायालय होता है ना, मतलब जैसे एग्जाम्पल फॉर एमपी का न्यायालय। अब एमपी का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो अगर किसी व्यक्ति की सिफारिश करते हैं कि इस व्यक्ति को इस जिले का न्यायाधीश बनाना चाहिए, तो राज्यपाल उनको, उस व्यक्ति को उस जिले का न्यायाधीश बना देंगे। तो याद रखना, किसी भी जिले का न्यायाधीश बनने के लिए नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्यपाल जी किसकी परामर्श से लेंगे? तो वह राज्य न्यायालय की परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? संविधान संशोधन हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये किस विषय से संबंधित है? प्रश्न ये पूछा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, मतलब ग्राम सरकार से संबंधित है। गाँव में जो पंचायत होती है, गाँव में जो चुनाव होते हैं उससे संबंधित है। तो याद रखना, पंचायती राज्य व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन, इस चीज़ को आप रट लो कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? जैसे कि आप जानते हैं जो विधानसभा होती है उसमें विधायक जाके बैठते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली विधानसभा होती है राज्य में क्या होती है? विधानसभा, उसमें जाके कौन बैठते हैं? विधायक। तो विधायकों में एक आंग्ल भारतीय भी चुना जाता है, मतलब एक ऐसा विधायक भी चुना जाता है जो किसी सीट से खड़ा नहीं होता, उसको नॉर्मली हमारे राज्य के राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं कि आप इस क्षेत्र के विधायक बनते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन है, वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? आंग्ल भारतीय होना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वर्तमान में उस राज्य में रहता है लेकिन उसके पूर्वज पहले कभी अंग्रेज रहे थे, उस व्यक्ति को हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। और आंग्ल भारतीय उस व्यक्ति को अगर किसी क्षेत्र का विधायक बनना है तो वो उसको उस क्षेत्र का विधायक कौन बना सकता है? राज्यपाल अपनी मर्जी से एक व्यक्ति को विधायक बना सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आंग्ल भारतीय होना जरूरी है। ये चीज़ आपको याद रखना है, एक ही व्यक्ति को। उसी तरीके से राष्ट्रपति जी 2 व्यक्ति को क्या बना सकते हैं? सांसद बना सकते हैं। ठीक है, सदस्य बना सकते हैं, लोकसभा का सदस्य बना सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी आंग्ल भारतीय होना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
23वें संविधान संशोधन द्वारा ये अधिकार दे दिया गया है राज्यपाल को कि आप किसी राज्य में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को विधायक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास है, राज्यों की विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है। जो राज्य होते हैं ना, राज्यों में विश्वविद्यालय होती है, तो आप भी जानते हैं जो विश्वविद्यालय होती है उनमें एक कुलपति होता है। तो किसी भी विश्वविद्यालय को कुलपति राज्यपाल बनता है ना, ये राज्यपाल के पास पावर होती है। या आप कह सकते हैं संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य की जो विश्वविद्यालय होती है उसका कुलपति राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो अगर आप देखोगे राज्यपाल जो होते हैं, नॉर्मली राज्यपाल बड़ी विश्वविद्यालय जो होती है ना उनके कुलपति उनको नियुक्त कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने हमारे 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आज की वीडियो की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से डायरेक्टली आप हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।